बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी और MQM के वफ़द से मुलाकात और बलूचिस्तान के दौरे के बाद मुल्क में इलेक्टेबल्स के हवाले से नई बहस शुरू हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की है। वो कभी मियाँ साहब को अपने सहारे पर इलेक्शन लड़ने का मशवरा देते हैं तो कभी मुल्क में नई सियासत और पुराने बाबों को घर भेजने की बात करते हैं। ये हकीकत है कि मुल्क में इलेक्टेबल्स भी एक हकीकत हैं। उन्हें मुख्तलिफ नामों से चाहे पुकारा जाए, सियासी जमातों की अक्सरियत उन्हें अपनाने के लिए तगोदो में मसरूफ़ है। 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का दावा है कि वो या तो क्लीन स्वीप करेगी या मेजॉरिटी लेगी। तो ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सेंट्रल पंजाब से बाहर और फिर सूबे से बाहर क्या इलेक्टेबल्स की बुनियाद पर मेजॉरिटी मिलेगी, और अगर ये मेजॉरिटी मिल भी गई तो इसकी क्या गारंटी है कि इलेक्टेबल्स अपनी तारीख रिपीट नहीं करेंगे। इस पर आज बात करेंगे। आज के मौजू में सबसे तारुफ करवा देते हैं अपने पैनलिस्ट का। आज हमें ज्वाइन किया है शनीला अमार साहिबा ने, फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, ताहिर नईम मलिक साहब ने, मोहम्मद नौशाद अली साहब ने और सज्जाद अनवर साहब ने। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल होगा शनीला साहिबा आपसे। पाकिस्तान की सियासत में इलेक्टेबल्स का अहम किरदार, वजूहात क्या हैं? क्या आइंदा इंतखाबात में भी अपना किरदार अदा कर पाएंगे? यासिर, एक तो बात यह है कि जो इलेक्टेबल्स है ना, वो होना कोई गुनाह नहीं है और ना ही इलेक्टेबल्स मुजरिम होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से इस बात को ऐसे किसी के साथ जोड़ दिया जाता है कि जैसे बहुत बड़ा कुछ ने गुनाह कर दे के वो इलेक्टेबल्स है। हाँ, इलेक्टेबल्स में और टर्न कोर्स में फर्क होना चाहिए। अगर कोई बंदा अपनी मेहनत से अपने हल्के के अंदर अपना वोट बैंक बनाता है, उसकी आवाम उसको पसंद करती है, उसी तरह ना जिस तरह किसी जमात का लीडर अपना वोट बैंक बनाता है। इमरान खान ने बनाया, नवाज शरीफ ने बनाया, बेनजीर ने बनाया, जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया। इसी तरह वो बंदा अगर अपने हल्के में अपना वोट बैंक बनाता है लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ वफादार रहता है, बुरे वक्त में उसका साथ देता है, अच्छे वक्त में उसका साथ देता है, उसको आप क्यों बुरा मातूब ठहराना शुरू कर देते हैं? उसकी आवाम उसको जो है मुंतहिब करी। हाँ, जो ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो सियासी बारगेनिंग करते हैं, जो आके आपको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, उनकी बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी सियासी देखनी चाहिए और बड़े सगीर की देखनी चाहिए। भारत के अंदर भी ये, इंडिया में भी यही हो रहा है, पाकिस्तान में भी ये होता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे तजर्बात बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप सिस्टम को चलने देंगे, आप सिस्टम के अंदर लोगों को अपनी राय का इजहार करने देंगे, तो फिर ये जो इलेक्टेबल्स हैं इनका जो जोर है वो खत्म होता जाएगा। लेकिन अगर हर 10 साल के बाद यहाँ पे एक तजर्बा होता रहेगा तो सियासी सिस्टम जो है जमूद का शिकार हो जाता है। जो तत्हीरी अमल होना होता है वो रुक जाता है। अगर हम कभी बुनियादी जमहूरियत की तरफ चले जाएंगे, कभी 1 यूनिट हो जाता है, कभी गैर जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन हो रहे होते हैं, कभी मार्शल लॉ लग जाता है, तो फिर उसके अंदर इन लोगों की अहमियत बढ़ जाती है जो बारगेनिंग करते हैं, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं और जो आके सिस्टम के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप मुल्क में जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत के सिस्टम को ना रुके, तो फिर इन्हीं सियासतदानों का एहतसाब होगा। अवाम उनसे पूछेगी, अवाम अपने शऊर के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक जो चाहेगी वो करेगी। और एक शनीला साहिबा, आपकी इजाज़त से एक ज़िमनी सा सवाल भी ले लीजिएगा। 2007 से मुल्क में जमहूरियत चल रही है, तो क्या वजह है कि इलेक्टेबल्स दिन ब दिन जो है उनका जोर बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा? रुकी तो नहीं है ना? जमहूरियत चल रही है, लेकिन 2018 से 2022 के दरमियान जमहूरियत नहीं थी। एक हाइब्रिड सिस्टम यहाँ पे लाया गया था। उस हाइब्रिड सिस्टम के अंदर इन इलेक्टेबल्स को डाला गया था और बहुत से इलेक्टेबल्स जो थे आपके साउथ की साइड से थे, पंजाब की साउथ की साइड से, वो नजर आए थे जब वो टिकटें वापस कर रहे थे, जब वो छोड़ के जा रहे थे। ठीक है, सिस्टम नहीं है आपका जमहूरी उस तरह से कि इन इलेक्टेबल्स का जोर खत्म हो सके। सिस्टम नहीं है जी, बात तो सारी सिस्टम की आ गई है। मैं इसमें डॉक्टर फारूक आदिल साहब आपको शामिल करूंगा। सर फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब में कुछ नज़र गाड़ी हुई थी कि हम यहाँ से कुछ लोगों को उठाएंगे, बलूचिस्तान में 2018 रिपीट करेंगे, सिंध के अंदर भी जो दही सिंध है और शहरी जो सिंध है उसके अंदर भी मामला सीधे करेंगे, और बुनियादी तौर पे उनका भी बैंक वो कर रहे थे इलेक्टेबल्स के ऊपर। अब PMLN ने पहल करके और काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में और फिर बाकी इलाकों में यानी शहरी सिंध के अंदर अपना मार्जिन बढ़ा दिया है। क्या सारा झगड़ा इलेक्टेबल्स का है? देखें, इलेक्टेबल का झगड़ा तो बिल्कुल है कि जो काम पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी उस पर वो मुतमईन थी।
अगर दूसरी जमात ने, उसकी हरीफ जमात ने किया है तो उसका इत्मीनान जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो ये तो ज़ाहिर है कि इलेक्टेबल का झगड़ा मौजूद है और पहल करने का झगड़ा मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में इलेक्टेबल क्यों हैं, किसी और सोसाइटी में क्यों नहीं होते? देखें, पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो फ्यूडल सोसाइटी है, और जो फ्यूडल होता है वो सारी सोसाइटी तो नहीं है ना सर? मोस्टली और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ फ्यूडल होता है, दरअसल फ्यूडल अपने इलाके का बादशाह होता है। वो लोगों के मसाइल हल कर रहा होता है, लोगों के मसाइल पैदा कर रहा होता है, उसकी ज़ाती जेलें भी होती हैं, लोगों को इनाम व इकराम भी दे रहा होता है, और एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत उस इलाके के लोग चलते हैं। वो उस इलाके का बादशाह है। पिछले दिनों एक अमेरिकन रिसर्चर यहाँ आया हुआ था, तो वो बार बार कहता था कि पाकिस्तान तो ज़ारों का मुआशरा है। और मैं नाइजीरिया में एक बार गया तो वहाँ एक कन्वेंशन हो रहा था, वो भी फ्यूडल्स का था, तो लोकल सोसाइटी उनको हर आदमी को किंग कहती थी। तो तकरीबन यही सूरत हाल पाकिस्तान में है, और ये ठीक हो जाती अगर हम पाकिस्तान के इब्तदाई बरसों में इस सिस्टम को ख़त्म कर देते और हकीकी मानों में कोई ज़रूरी इस्लाहात लाते, जो नहीं हुई। फिर 70 की दिहाई में भुट्टो साहब ने ज़रूरी इस्लाहात की, वो भी सही मानों में इस्लाहात नहीं थी। नतीजा ये है कि हमारी सोसाइटी अभी तक फ्यूडल सोसाइटी है, और फ्यूडल जो है वो हालात का धारा देखकर फैसला कर लेता है कि मैंने किस तरफ जाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पकड़ के लाएं और उसको उसकी हिमायत हासिल करें, नहीं, वो उसकी वक्त की नब्ज़ पर उसका हाथ होता है, और वो उसको पता चल रहा होता है कि अब हालात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, उसके मुताबिक फैसला करता है। और ये या तो आप इस्लाहात करें, अगर आप इस्लाहात नहीं करते हैं तो फिर आपके यहाँ यही रहेगा। ठीक हो गया जी, पॉइंट आ गया आपका। इसमें मैं शामिल करूंगा आगा इकरार हारून साहब आपको। सर फरमाइएगा, अगर इलेक्टेबल से इतनी ही नफरत है या उनके बारे में जो दुश्मनाम तराजी की जाती है, तो फिर अवाम उन्हें वोट क्यों देते हैं? ताकत के डर से। जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया है कि उनकी अपनी जेलें भी होती हैं, उनके अपने गुंडे होते हैं, उनके अपने कंटुटे होते हैं, वो किसी की बच्ची की इज्जत पे किसी वक्त भी हाथ डाल सकते हैं। इसीलिए उनके खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। सब नहीं, अभी जो हम बात फ्यूडल सिस्टम की बात कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है। पार्लियामेंटेरियन सिस्टम पाकिस्तान में पहली दफ़ा 1971 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, फ्रेंचाइज अपना एडल्ट फ्रेंचाइज 1 पर्सन 1 वोट। रिजल्ट्स ऐसे आए, हैरान कौन आए, दोनों साइड पे, उधर के भी और इधर के भी, कि गरीब से गरीब यानी कि मोची और ये शेव करने वाला क्या होता है और कुम्हार, ये इलेक्शन जीत के आ गए और फ्यूडल लॉज को कंप्लीटली खत्म करके रख दिया गया। वो एक ऐसा तजर्बा हुआ जिसको अभी तक कोई हजम करने को तैयार नहीं है। 1985 के इलेक्शन में ये फैसला किया गया कि उस सिस्टम को वापस लेकर आओ भाई, वो यूनियनिस्ट वाले सिस्टम को। ये तो गलत है, क्योंकि बड़ी मार पिटी पीपल्स पार्टी के लोगों को, वही जो मोची कुमार आए हुए थे एमएनए बन के, वो मर गए, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। आज भी उनके बच्चे कहीं ना कहीं पार्टी में मौजूद हैं। फिर 85 के जो अपना कराए गए इलेक्शन कराए गए अपना पार्टी जमाती बुनियादों जी, उसमें फैसला किया कि उस कौम को वापस लेकर आया जाए। तब से लेकर आज तक कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज जी, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है 85 में बुनियाद डली थी इसकी। जी सर, क्योंकि 71 के इलेक्शन के बाद एक दफा फैसला हो गया था कि यो हो कानों को 70 के इलेक्शन जो हुआ 71 के, इसमें देखिए 71, उसको मैं 71 की असेंबली असेंबली 71 की है। देखिए 2007 से लेकर चौथी असेंबली आ चुकी है। ये भी अब बात ये मानता रहा हमें बदल देनी चाहिए कि जी वो बीच में वो फौज आ जाती है और ये हो जाता है और वो हो जाता है, नहीं। 2007 से चौथी असेंबली आ रही है, चौथी असेंबली में भी इलेक्टेबल आ रहे हैं, और इलेक्टेबल को आज पाकिस्तान में जस्टिफाई किया जा रहा है कि इलेक्टेबल को आना चाहिए। पूरी एक वेव चल रही है कि जी इलेक्टेबल में क्या बुराई है। बुराई तो यही है कि वो ताकतवर जिसको चाहे जो मर्जी कर ले। और क्यों ये कहा गया कि इलेक्टेबल को वापस लेकर आओ, यूनियनिस्ट को वापस लेकर आओ, क्योंकि एक डिप्टी कमिश्नर बहुत होता है किसी एक इलाके के कंटुटे को कंट्रोल करने के लिए, या एक आदमी जिसने किसी गरीब की अपने जमीन पर कब्जा किया हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, एक आम आदमी को ये मुश्किल होता है कंट्रोल करना। ठीक हो गया। तो ये सिस्टम, आखिर में एक बात कहूंगा जल्दी, वो ये है सर, बदकिस्मती कह लीजिए कि हाउ डज सुपर क्लास रूल्स अ नेशन। एक केस स्टडी फ्रॉम पाकिस्तान यहां पे आगे खत्म होती है कि इलेक्टेबल्स
ही रियलिटीज हैं और ये सब पार्टीज उन्हीं से फायदा उठाती हैं। इसे कहते हैं फार्मूला पॉलिटिक्स। ठीक हो गया सर। सज्जाद अनवर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या इलेक्टेबल्स का जो रुझान है वो ये बता रहा है कि हवाओं का रुख बदल गया है, या वो जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ जो है वो फिर हुकूमत उसी की तरफ बनती है? इस तरह का जो मामला अभी चल रहा है, कुछ ऐसे इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं? आप दुरुस्त कह रहे हैं यासिर साहब, इसी तरह होता है। लेकिन ये जो बहस चल रही है ना कि इलेक्टेबल्स कौन है और इलेक्टेबल्स अच्छे हैं या बुरे हैं, पहले मैं थोड़ी सी इस पे बात करूं। कर लें 2 मिनट। इलेक्टेबल्स कौन होते हैं? इलेक्टेबल्स वो होते हैं जिनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट या हमायत के बगैर जो जीतने की जिनमें ताकत होती है। और जब पॉलिटिकल पार्टियां अपनी वेव क्रिएट कर लेती हैं, पॉपुलर वेव क्रिएट कर लेती हैं, जैसे 71 में आगा साहब ने कहा, तो फिर सारे ये जो होते हैं इलेक्टेबल्स वो उनको शिकस्त हो जाती है। जब सियासी जमातें कमज़ोर होती हैं और उनके पास इतनी वो वाली मकबूलियत नहीं होती, तो फिर वो ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो अपने अपने बल बूते पर जो जीत सकते हो, थोड़ी बहुत उनको पार्टी की सपोर्ट मिल जाए और इस तरह से पार्टी को एक स्ट्रेंथ मिल जाए। अच्छा, अब पहले तो ये होता था ना कि वो इलेक्टेबल्स जो होते थे वो ये देखते थे कि कौन सी जमात इक़्तिदार में आने वाली है, वो उसके साथ शामिल हो जाते थे। अब पिछले कुछ 15-20 सालों में इलेक्टेबल्स का एक मफादाती ग्रुप बन गया है जो शमाल से चलने वाली हवाओं को देखता है, जिन हवाओं का जिक्र आपने किया है, और वो उस तरफ चल पड़ते हैं। सियासी जमातों की कमजोरी की वजह से इलेक्टेबल्स जो होते हैं ना वो सर उठाते हैं और उनका इक़्तिदार रहता है। रह गई बात फ्यूडलिज्म की या सरदारी निज़ाम की, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 सरदार ऐसे होते हैं जिनका आपस में मुकाबला होता है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 या 3 फ्यूडल्स होते हैं जिनका आपस में मुकाबला होता है। जीतता वही होता है जो हवा को पकड़ ले, जीतता वही होता है जो उस पॉलिटिकल पार्टी की सवारी पे बैठ जाए जिसने इक़्तिदार में जाना है। तो बेसिकली ये एक अलग बहस है। जो बात आप कर रहे हैं ना कि जो सवाल आपने मुझसे किया है उस पे एग्जैक्टली 2018 के इलेक्शन में ये गिला मियां नवाज शरीफ साहब को था कि सारे मुल्क के जो इलेक्टेबल्स थे वो इकट्ठे करके तो एक पार्टी को दे दिए गए थे। अब दूसरी जमातों को गिला है कि वो सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो इकट्ठे करके मियां साहब को दिए जा रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली ये हमारा एक अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल कल्चर है जिसमें सारी पॉइंट आ गया सर जमातें अपने अपने मौके पे फायदा जरूर उठाती हैं लेकिन बाद में उस पर शिकायत भी करती हैं। ठीक, नौशाद साहब आपको सर इसमें इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाएगा कि इलेक्टेबल्स की एक तारीख है। तारीख ये है कि अप्रैल 2022 में भी कुछ हमने देखा, और इसके साथ साथ फिर उससे पहले भी माजी में भी हमने ये देखा, बलूचिस्तान के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह 1-2 दिन के अंदर अंदर सारा पांसा पलट गया। सनाउल्लाह जहरी साहब बाहर गए हुए थे, जब वापस आए तो फिर वो वज़ीर आला नहीं रहे। तो ये सारी सूरत हाल इलेक्टेबल्स ही की वजह से हुई। तो फिर ये क्या गारंटी हो सकती है कि जिसकी भी हुकूमत फ्यूचर में बनेगी इलेक्टेबल्स के दम पर या उनकी बुनियाद पर, तो वो टफ टाइम उसको नहीं मिलेगा जो पिछली हुकूमतों को या पिछले अफराद को मिल चुका है? यासर, एक लिहाज से ये गारंटी भी तो यही है ना कि जब चाहेंगे हुकूमत की जो भी हुकूमत बनेगी उसकी आपने अंगूठा जो रखा होगा उसकी गर्दन पर, और जब चाहेंगे वो हुकूमत खत्म भी हो जाएगी और जब चाहेंगे चीजें तब्दील हो जाएंगी। एक पंजाब के हद तक, बलोचिस्तान की हद तक जो बात है इलेक्टेबल्स की वो दुरुस्त नजर आती है, क्योंकि वो लोग सारे के सारे इलेक्टेबल्स जो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर गए थे, 16 सीटें हैं वो सारे बलूचिस्तान में दोबारा जी शामिल हुए हैं। लेकिन पंजाब में थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है इस दफा। पंजाब में जो इलेक्टेबल्स पीटीआई की झोली में डाले गए थे वो सारे इलेक्टेबल्स जो है उन्होंने एक अलग जमात तश्कील दे दी हुई है, वो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं आए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इलेक्टेबल्स की दौड़ जो है ये डिक्टेटर्स की एक्चुअली मजबूरी होती है, वही इलेक्टेबल्स बनाते हैं और वो फिर उनको सियासत में वो रोल देते हैं जिसकी वजह से ये बाकी सियासी जमातों की मजबूरी बनती है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि इलेक्टेबल्स जो है वो अवाम के अंदर क्यों अपनी पजीराई रखते हैं या वो अवाम को किस तरह मजबूर कर देते हैं वोट देने पे। ये वो एरियाज है जिन पे सियासी जमातों को काम करने की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से
ये इस पे काम इसलिए भी नहीं हो पाता कि हमारे यहाँ हर 15-20 जिसे कह लें कि साल के बाद या 1-2 हुकूमतों के बाद एक नया एडवेंचर शुरू हो जाता है। ठीक। शनीला ने अभी हाइब्रिड की बात की है। देखिए प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हमारे यहाँ सियासी जमातें वो सियासी रिफॉर्म्स नहीं कर सकी जो सियासी रिफॉर्म सियासी जमातों को करनी चाहिए थी। आप ना इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन रिफॉर्म्स कर पाते हैं, ना आप सियासी रिफॉर्म्स कर पाते हैं। सर, नतीजा चार्टर ऑफ आपको- डेमोक्रेसी इन्होंने साइन किया, उसके अंदर ये इलेक्शन रिफॉर्म्स और बाकी चीजों का जिक्र भी है, ए, बी एंड सी करके। तो किसने रोका है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही, PMLN भी हुकूमत में रही, करते ना ये इन्हीं की जिम्मेदारी है। मैं इन्हीं पे जिम्मेदारी डाल रहा हूं कि ये इन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो अब इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, अब ये तमाम जमातें, अब मैं किसी एक जमात की बात करूंगा तो ये कहा जाएगा कि उस जमात के बारे में बात करें। यहाँ तो पूरी पूरी जमातें जो है वो इलेक्टेबल्स पे डिपेंड करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किस नारे के साथ दुनिया के सामने आई और उसके अंदर कितने फ्यूडल्स हैं और कितने इलेक्टेबल्स हैं, और वो कब तक, जब भी हुकूमत की है तब तक उनके पास कौन कौन से जागीरदार से लेकर और ये जो जितने खानवादे हैं वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं। सो ये जो मसला है ना, ये शहरी सियासत और ये जो अर्बन एरियाज की सियासत है उसमें और देही सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। यही फर्क है। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया जी। वजह से सर, वो लोग पॉइंट सामने आते रहते हैं इलेक्टेबल्स। जी ठीक है सर। मैं इसमें डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहिर नीम मलिक आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नाराजगी है वो इसलिए है कि वो बज़ाहिर इलेक्टेबल्स जो है उसे मिस कर गए हैं। बिल्कुल, ये देखें क्योंकि ये भी शो करता है। एक तो बात जो अब सब पैनलिस्ट ने की है, हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ना चाहिए कि इन इलेक्टेबल्स को कंट्रोल कौन करते हैं। कंट्रोल वो करते हैं कि जिन्होंने नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाने में कलीदी किरदार अदा करना। तो अब ये पीपल्स पार्टी इसमें लेफ्ट आउट फील कर रही है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुई है तारीखी पस मंज़र में, पहले ब्रिटिश राज में हुई है। दिल्ली दरबार में 1848 के वज़ाइफ लगे, लॉर्ड साहब, खान बहादुर, सब जो अमल है वो जो शनीला कह रही है मेहनत के नहीं, उनको कौम से गद्दारी की वो खिलत अता हुई। वो तारीख पढ़ लें आज डिस्ट्रिक्ट गैजेट में। उसके बाद आमरीतों ने उन्हें मजबूत किया और फिर जब डील करके लोग इक़्तिदार में आते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट उनकी झोली में फेंक दिए जाते हैं। ये शऊर मियाँ नवाज शरीफ ने दिया था कि ये लोटा करेंसी है और मेरी पीठ में छुरा घोंपा है और मैं अब मुकम्मल नजरियाती शख्स हो गया हूँ और यहाँ पे एक ऐसी हुई। और अब हमें एक नया इस तरह एक यू टर्न लेके, चाहे बिलावल ये करे या नवाज शरीफ करे। बात ये है, 30 साल पहले बरतानिया जाने वाला शख्स, टैक्सी ड्राइवर का बेटा, आज लंदन का मेयर है। 40 साल पहले जाने वाला स्कॉटलैंड एक हिजरत करने वाला बंदा खाली जेब, उसका वजीर आजम हमजा यूसुफ है। फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करने वाले गुजर खान के शहरी की बेटी सईदा वारसी बासर है। ये उनकी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। आपने एंट्री बैरियर्स लगाए हुए हैं फ्यूडल ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस, शादियां, नेटवर्क। इस पावर ग्रुप में कौन है? मीडिया उसके ओनर हैं, इसमें शुगर मिल मालकान हैं, इसमें जागीरदार हैं, इसमें हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं, इसमें फ्यूडल वाले। और फारूक आदिल साहब ने बड़ा दुरुस्त तजिया किया। भुट्टो ने भी वो सही इस्लाह नहीं की। रही सही कसर ज़ियाउल हक साहब ने वफाकी शरी अदालत के फतवा दे दिया कि ये गैर कानूनी है जी, हद मिल्कियत ज़मीन, लैंड रिफॉर्म। अगर चाइना में लैंड रिफॉर्म से फ्यूडलिज्म का जोर तोड़ा जा सकता है, इंडिया में, मैक्सिको में, रशिया में, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? हम कहते हैं चीन में तरक्की, तो चीन की तरक्की में कम्युनिस्ट पार्टी में एक आम आदमी वहाँ का सेक्रेटरी जनरल है, सदर है। फ्यूडल लॉर्ड्स की उन्होंने कमर तोड़ी और हमने इन्हें, कायदे आज़म ने भी ये कहा मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी जेल में आखिरी मुलाकात में मोहतरमा नुसरत भुट्टो से उन्होंने पूछा कि पार्टी की क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा वही फ्यूडल जो पार्टी में आप लाए हैं बुनियादी नज़रिए से हट के, वो सारे ज़ियाउल हक के साथ मिल गए। और मियाँ साहब ने भी लंदन जलसे में कहा, मैं खुद मौजूद था, कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। जब नारा लगा पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो बार बार आप ये खेल है कि वो कंट्रोल किन को करते हैं? वो इलेक्टेबल्स, एक पट्टी चलेगी इधर शामिल हो गए, दूसरी पट्टी चलेगी दूसरे गेट से निकल गए। तो क्या कौम का काम मिरासियों की तरह तालियां बजाना है कि ये आ गया वो आ गया? उन्होंने खबर आई है सिकंदर साडा भाई, ये वर्ड हज़फ करते हैं, ये मुनासिब मैं यही कह रहा हूं। ठीक है जी, यहाँ पे हम लेते हैं जी ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम दूसरे मौजू को शामिल करेंगे। इंपॉर्टेंट मौजू है, साथ रहिएगा।
ये इलेक्शन से पहले का माहौल है, ये बताती है कि वाकई इलेक्शन होने वाले हैं। थोड़ा बहुत शोर जो है वो ज़रूरी है, ये जमहूरियत के अंदर होता है। हर सियासी जमातों के लिए ये बात लाजिम है कि वो अपनी जद्दोजहद को पुरअमन रखें। तसलसल के साथ भी कुछ लोग यहाँ पे इक़्तिदार में रहे। बातों से ज्यादा ना मंतक के अंजाम पे जाना चाहिए कि सच और झूठ लोगों के सामने आ जाए। इंटरनेशनल इमेज जो पाकिस्तान का है उस हवाले से भी चैलेंज होगा, ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैंने इस किस्म का अक्रॉस द बोर्ड क्रैकडाउन हर किस्म के माफिया के खिलाफ पहले नहीं देखा। रियल बयानिए नहीं बिकते, बिकॉज रियल चीज तो भूख है, रियल चीज तो महंगाई है। हम तो पहले भी ये कहते रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए और इस मुल्क के अंदर उनकी जरूरत है। इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, सहाफत भी आज़ाद है, सियासत भी आज़ाद है, अदलिया भी आज़ाद है। वेलकम बैक जी। क्या जीत का हर कोई मालिक बनना चाहता है, जबकि हार और मुश्किल हालात का कोई मालिक नहीं बनना चाहता। ऐसा ही कुछ हाल 16 बा की पीडीएम हुकूमत का है। वजारतों मुशीरान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समेत 12 पार्टियों ने इस हुकूमत को बनाया, लेकिन अब जबकि इसकी परफॉर्मेंस पर बात हो रही है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि अगर हमें जांचना है ना तो 2017 से जांचें, हमें 16 हुकूमत की जो जितना भी मामला था इससे हज़फ कर दें, ये हमारे खाते में ना डालें। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारे पास तो वजारतें ही टोटल गिन चुन की थी, 3 वजारतें थी, कुछ मशीर थे, हम इसके ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हैं। इंतखाबात का जो डिले का मलबा है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के ऊपर डालती है। हालांकि CCI के अंदर उनके अपने उस वक्त के जो वज़ीर आला थे मुराद अली शाह साहब, उन्होंने इसको एंडोर्स किया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के आखिरी दिन तक जो है पीडीएम की हुकूमत का साथ इन्होंने दिया है, इसके बावजूद जो महंगाई उस दौर के अंदर हुई, जो हुकूमत ने उनके बकौल सख्त फैसले लिए, उसकी जिम्मेदारी पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमातों पर डालना क्या दुरुस्त रविश है? क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बयानिया बनाया है उसके इस बयानिए से उनको इंतखाबात में कोई फ़ायदा होगा या लोग भूल जाएंगे? कहते हैं हमारी मेमोरी ज़रा शॉर्ट है। इस पर ज़रा बात कर लेंगे अपने पैनलिस्ट से। सवाल होगा शिनला साहबा आपसे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पीडीएम दौर में होने वाली महंगाई की जिम्मेदारी लेने से इनकार, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नून लीग को महंगाई लीग कहना एक सियासी नारा है? बिल्कुल एक सियासी नारा है। अब बिलावल भुट्टो जो हैं अब उतरे हैं सियासत के मैदान के अंदर और जाहिर उनकी नज़र वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर है, तो उन्होंने अपनी सियासत करनी है और वैसे ही सियासी नारे लगाएंगे, लेकिन वो अपने ही बयानात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जब वो कहते हैं कि हमें पुरानी सियासत छोड़ देनी चाहिए, हमें नई सियासत की तरफ जाना चाहिए, तो पुरानी सियासत क्या है? इल्जामात की सियासत, लेग पुलिंग की सियासत, और वही इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कर रहे हैं। पीडीएम की जमात जो है उसके अंदर ये वजीर थे, काबीना के अंदर थे, कितनी दफा ये एहतजाज करके या इन्होंने निकलने की धमकी दी हो कि जी ये महंगाई काबू करें, इसकी वजह से हम बदनाम हो जाएंगे या हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कोई बयान हमारा सामने नहीं आया। बिलावल भुट्टो को सच बोलना चाहिए कि जो महंगाई हुई थी असल में किस पार्टी की वजह से हुई थी, उससे पहले जो हुकूमत थी उनकी वजह से हुई थी, उनकी पॉलिसीज की वजह से हुई थी। तो आप अब वहां पे उस वक्त हुकूमत भी आपने खत्म नहीं करने दी जब मई के अंदर नवाज शरीफ जो थे वो कह रहे थे कि इस्तीफे दें और इलेक्शन के अंदर चले जाए, जो आगे इकरार साहब कहते कि नहीं जी वो उस वक्त कोई इलेक्शन हुए थे उसके नतीजे दे के फैसला रोक दिया गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मई में एक ही इलेक्शन हुआ था, वो कराची का हुआ था और उसके अंदर पीपल्स पार्टी तो मियां साहब खुद कह चुके हैं, तो मियां साहब खुद कह चुके हैं, शरीला साहिबा वो ये कह चुके हैं कि हमारी तकरीर भी तैयार थी जिस वक्त इमरान खान ने ऐलान किया कि जी अब हम, हाँ जी, इमरान खान ने और पीपल्स पार्टी ने इनको रोका था कि अब आप नहीं जाएं। ये मौलाना फजल रहमान का बयान जो सामने है, अगर महंगाई का आपने कंपैरिजन करना है तो ठीक है 2008 से 2013 का करें और 2013 से 2017 तक का करें। 2013 में महंगाई 12% पे पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, डॉलर 60 रुपए का था मुशर्रफ दौर में, इनके दौर में 110 रुपए का चला गया था, पेट्रोल 100 से ऊपर था। उसके अलावा जो बिजली 16 महीने का क्या करें, वो किस पे डालें? उसके बाद आप नवाज लीग के दौर के अंदर देख लें महंगाई कहां चली गई थी। तो बिलावल भुट्टो जरा ज़र्फ
को बड़ा करें। बहुत से और इश्यूज हैं आपके पास जिन पे आप बात करके लोगों से, अवाम से वोट ले सकते हैं, नई सियासत करके। ये इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो उनका कद छोटा करी है, क्योंकि मुकाबले में ना तो नवाज शरीफ उनके बारे में कोई बात करें, ना शहबाज शरीफ करें, ना मरियम नवाज बात करी है। तो बिलावल भुट्टो अपने कद को छोटा मत करें ये छोटी छोटी बातें करके। ठीक है, सज्जाद अनवर साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। सर बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बयानिया बनाया कि जी 16 महीने की हुकूमत से हमारा कोई लेना देना नहीं था, इससे क्या वोटर उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा? वो वोटर को बैलेट बॉक्स तक लेकर आएंगे और तीर के ऊपर निशान लगवा पाएंगे जो बयानिया अपनाया उन्होंने? देखें, पहली तो बात यह है कि हर पार्टी तो कोशिश करती है कि अपने बयानियों को बेचे और वोट ले और जीते। ये तो कॉमन, मतलब हर पार्टी का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो बिलावल भुट्टो ने आज कहा है दोबारा पेशावर के जलसे में, बड़ा अच्छा जलसा हुआ उनका पेशावर में और उन्होंने ताबड़तोड़ जलसे किए हैं अभी 3-4 दिनों में केपी में जी। तो आज जो उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी वजारत के 16 महीनों का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ और मुस्लिम लीग नून अपनी वजारत ख़जाना का हिसाब देने के लिए तैयार हो जाए। वो भी रोज़ बात कर रहे हैं इसी मौजू पर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने कैबिनेट में 4 या 5 दफ़ा ये बात उठाई थी और ये रिपोर्ट भी हुई थी कि हमें आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए और किसी न किसी तरीके से महंगाई को कम करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अभी रिसेंटली मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो जो इलेक्शन नहीं होने दिया तो मैंने रोका उनको, शहबाज शरीफ साहब को, कि तकरीर मत करें। उन्होंने जरदारी साहब का नाम नहीं लिया, ना मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिया। उन्होंने कहा मैंने मना किया कि अब इलेक्शन नहीं कराना, अब आप इस मुल्क को संभालें। और पीडीएम हुकूमत नहीं, पीडीएम हुकूमत के लिए बनने से पहले पीडीएम से तो पीपल्स पार्टी बाहर चली गई थी। सर पीडीएम से दोबारा जरदारी साहब ने इनसे कहा कि एक मौका है, पीडीएम से बाहर चली इस वक्त आप इमरान खान को गिरा सकते हैं और सारे लोग इकट्ठे हो गए। अगर कहा जाता है ना सर, नहीं, अगर पीपल्स पार्टी ने जनाब, अगर आसफ अली जरदारी ने इन सबसे कहा था कि आए इस हुकूमत को गिराएं तो ये पीछे हट जाते ना आते बीच में। ये भी तो सबको अपना अपना फायदा नजर आ रहा था। वजीर आजम तो मुस्लिम लीग नून का ही बना था ना उस इत्तेहाद में शामिल होते और ना नो कॉन्फिडेंस में जाते। अगर जरदारी साहब ने ये बात कही है, दोनों पार्टियों ने कैसे कह सकते हैं कि हम तो एक दूसरे, हमारे ऊपर तो बाहर आ ही नहीं सकता फैसलों का। कवानीन भी तो पास हुए तो पीपल्स पार्टी साथ थी ना। बजट जो पास कराया गया है, कहते हैं जी बड़ा महंगाई का बम गिरा है, तो बजट पास कराने में क्या पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिए? बताइए आप। बजट जब पास होना था तो आपको याद है बिलावल भुट्टो का एक बड़ा फेमस बयान था। उन्होंने कहा था कि अगर आप सैलाब ज़दगान के लिए फंड जारी नहीं करते तो हम उसमें वोट नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन ये इस बहस को छोड़ें, बात क्या है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है ना कि यार दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने सियासत करनी है। और कल को जो शनीला साहबा ने कहा है ना कि ना नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं ना मरियम साहबा बोल रही हैं, उनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन के बाद अलायंस के लिए फिर जरदारी साहब की उनको जरूरत पड़नी है। इतने बंदे शायद ही मुस्लिम लीग नून जीत सके जितना इन्होंने सोचा हुआ है। फारूक आदल साहब तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बना रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इलेक्शन के बाद बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल होगी और दोनों पार्टियां जो है एक खास हीटिंग पॉइंट से आगे नहीं जाएंगी। ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। फारूक साहब आपको इसमें शामिल करते हैं क्योंकि उन्होंने आपको इसमें नॉमिनेट भी कर दिया। क्या आप बनवा रहे हैं? ये फरमा दीजिएगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है, एक आम वोटर शहरी पाकिस्तानी इस चीज़ को बाय करेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर वो बार नहीं आता महंगाई का जो फैसले लिए गए? देखिए, ये जो सजाद अनवर साहब ने बात की और शनीरा ने बात की, इसको ज़रूर पेश नज़र रखें। सजाद साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स करनी है और उसका यही रास्ता है, और शनीरा ये कह रही हैं कि आप छोटी छोटी बातें ना करें, आप छोटे हो रहे हैं। ये दोनों बातें अपनी जगह पर वजन रखती हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक कानूनी नुक्ता पेश करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था और उस फैसले में ये बताया था कि हुकूमत क्या होती है। उसने ये नहीं कहा था कि वज़ीर आज़म हुकूमत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैबिनेट हुकूमत होती है। प्राइम मिनिस्टर एंड क्या
तो अगर कैबिनेट हुकूमत होती है तो फिर क्या उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या नवीद कमर और क्या बाकी दीगर पीपल्स पार्टी के कायदीन और अरकान कौमी असम्बली शरीक नहीं थे? बिल्कुल शरीक थे, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने ये सारी मूव की और लोग लेके आए कि इस तरह से हमने अदम एतमाद करना है। और ये आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म, चूँकि उनकी सीटें ज़्यादा हैं मुस्लिम लीग नून की, तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ होंगे। तो ये सब कुछ एक बहुत ही एतमाद के साथ दोनों सियासी जमातों ने किया, कोई उससे हटके ये हुआ नहीं था। अब आप उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और न अवाम की नज़र में, जैसे कि आपका सवाल कि अवाम आपको अलग कर सकती है उसकी जिम्मेदारी से, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, ये अगेन फिर मैं वही बात करूँगा जो शनीला कह रही हैं कि अवाम जानते हैं कि किसकी हुकूमत थी, उस हुकूमत में फैसले कौन इंपॉर्टेंट लोग कर रहे थे, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब का नाम आता है और इसी बुनियाद पर आवाम फैसला करेंगे। और अगर आप छोटी बात करेंगे तो आपके लिए मसाइल होंगे। ठीक हो गया। इसमें नौशाद साहब आपको शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी अगर बात की जाए तो उस वक्त उनके भी दो बयानिए हुआ करते थे। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। जब मिफ्ता इस्माइल साहब उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे, उसके ऊपर जो उनका डिस्प्लेयर आता था वो कहते थे हमारी हुकूमत ही नहीं है। ठीक है, तो ये फरमा दीजिएगा फिर ये हुकूमत किसकी थी? अगर नून की भी नहीं थी, पीपल्स पार्टी की भी नहीं थी, तो किसकी थी फिर? ये इन सब की हुकूमत थी। असल में मसला ये है कि मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत है, न जाने क्यों ये लोग इस हद तक अपने इस काम में डिफेंसिव हुए हुए। इनको इसका क्रेडिट लेना चाहिए था। भाई, जब महंगाई किए बगैर कोई गुजारा नहीं था, अगर मेरे पास बचने के लिए सिर्फ रास्ता महंगाई था और मैंने उस 16 माह की हुकूमत के जरिए फर्ज करें कि मैंने रियासत को बचाया, जो नारा इन्होंने लगाया भी, लेकिन ये उसको आगे लेके चल नहीं पा रहे। इनको न जाने किस बात का डर है कि ये उस बात का प्राइड नहीं ले रहे, उल्टा उससे खाइफ नजर आते हैं और एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं उसकी बिहाफ। भाई, इन जमातों को ये बताना चाहिए कौम को कि भाई, जब आपका मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था, डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, इसके अलावा और कौन सा रास्ता था? मुझे बता दीजिए, कोई शख्स, कोई इकोनॉमिस्ट, कोई इस मुल्क का कोई समझदार आदमी ये बता दे कि जब आपके पास आईएमएफ आपको पैसे देने को तैयार नहीं था, आपने आईएमएफ का प्लान तबाह करके रख दिया था, आपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए थे, आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, आपके पास रोजाना की बुनियाद पे अपना जो हुकूमत का निजाम चलाने के लिए पैसे नहीं थे, उस सूरत के अंदर इसके अलावा कोई और रास्ता था? यही वो रास्ता था जिसको अपनाकर इस पीडीएम गवर्नमेंट ने रियासत को बचाया। रियासत को बचाने के बाद पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और डिफॉल्ट से बचाने के बाद आज आप इस जगह पर खड़े हैं कि अब आप नए इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, आप हुकूमत के मामलात को बेहतर कर रहे हैं। आपने जो फैसले, मुश्किल फैसले किए, वो मुश्किल फैसलों के बिहाफ पे आप उस दलदल से निकलने में कामयाब हो रहे हैं जिस दलदल में आपको धकेल दिया गया था। ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इतनी है। देखिए, अब इस सारी बात के साथ मैं अपनी बात दूसरी बताऊंगा कि जो असल मामला है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जानती है, ये जो मेरे दोस्त सज्जाद अनवर साहब ने कहा है, ये बेसिकली जरदारी साहब की जरूरत नहीं रहेगी। इसी का तो सारा रोना धोना है कि अगली अगर सिंपल मेजॉरिटी कोई जमात ले जाती है तो वो किसी के मरहूने मिन्नत नहीं रहती और अपने अलाइंस कर लेती है, तो फिर दूसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके साथ ये भी तय है कि ये पता है, ये जो बात हम पहले भी कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन का जो मनसब है वो अपने काबू में रखना चाहती है और वो जो बयानिया बना रही है उसका मकसद ये है कि जो नून लीग के साथ होगा उसके मुखालिफ वो खड़े होंगे और वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जो एंटी नून लीग वोट है वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये सारे का सारा सियासी बयानिया है, सियासी एंटी नून लीग वोट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अहम पॉइंट है आपका आगा साहब, क्या इससे एंटी नून लीग का वोटर अट्रैक्ट हो जाएगा? देखिए, पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। पहली बात है कि इलेक्शन के डिले में तमाम जिम्मेदार हैं और पीपल्स पार्टी खुद जिम्मेदार है क्योंकि उसने सीसीआई की अप्रूवल दी। लेकिन इसमें यह भी बात माननी पड़ेगी आपको कि जुलाई 2022 के इलेक्शन में जो शिकस्त फाश हुई पीएमएलएन को, उसके बाद उसका भी इलेक्शन में कोई